नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। ये देवेंद्र का फेवरेट टॉपिक है जो हमने आज चुना है कि ये बीजेपी के आप जो देख रहे हैं, हमने इसको नाम दिया मोदी के योद्धा। आप बल्कि कहना चाहिए था मोदी के धुरंधर। तो ये जो मोदी के धुरंधर हैं, हर आदमी की अपनी एक खासियत, एक स्ट्रेंथ और एक यूटिलिटी है नरेंद्र मोदी के लिए। ठीक, जैसे अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए क्या है, बीजेपी के लिए क्या है, योगी का बीजेपी के लिए होने का क्या मतलब है, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र जैसी स्टेट देख रहे हैं और इलेक्शन जिताते हैं, वो उनका रोल क्या रहता है, उनका होने का क्या मतलब है। मैं इस तरीके से समझना चाह रहा था। और ये पोस्टर देखकर आपको लग रहा है कि इस वक्त देश में कांग्रेस पार्टी टक्कर देने की स्थिति में है। मैं कांग्रेस का इसलिए नाम ले रहा हूं, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक भी जाएंगे इन लोगों के राज्यों में, तो क्या वहां टक्कर देने की कोई स्थिति में है? लोग कहते हैं बीजेपी कन्वीनियंट नेता चुनती है, राज्यों में स्थापित करती है, कमजोर नेता स्थापित। इसमें तो कौन सा नेता आपको कमजोर दिखाई दे रहा है जिसको स्थापित किया जा रहा हो? तो ये भी एक बात चल पड़ी थी कुछ वक्त पहले, लेकिन अब ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य में इन्वेस्ट करती है, भविष्य के नेताओं में इन्वेस्ट करती है, उनको ग्रूम करती है ताकि वो लंबे वक्त तक सत्ता में रह सके, शासन में रह सके। देवेंद्र, और पीएम मोदी का सौरभ आप देखें तो राजनीतिक फैसले उनके जो होते हैं ना, और उनका जो पॉलिटिकल ग्रामर होता है वो एकदम अनकन्वेंशनल होता है। योगी आदित्यनाथ के पास प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है। योगी आदित्यनाथ ने जो अपना ऑरा क्रिएट किया है, अगेन मैं वही बात करूंगा कि कोई और नेता जो है असहज भी हो सकता है उससे, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने तरीके से, अपने स्टाइल से पॉलिटिक्स करते हैं। उसका डिविडेंड भी उनको मिल रहा है, उनकी पार्टी को भी उसका लाभ बहुत मिल रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया किसने? लोग ये भूल जाते हैं, जब सारी चर्चाएं होती है ना, कभी कभी दिल्ली, लखनऊ, दूरी, ये बात भूल जाते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ को भी तो कभी मौका दिया गया था, शुद्ध मौका ही दिया गया था सौरभ, और प्लेट में सजा के दिया गया था। ये योगी आदित्यनाथ जी को भी कम से कम सपने में भी ये ध्यान नहीं रहा होगा कि मुझे उसके लिए चुना भी जा सकता है। क्योंकि उस समय की उनके पॉलिटिक्स को अगर देखें तो एक तरह से कहा यह जाता था कि गोरखपुर में, भले ही बीजेपी में है, लेकिन गोरखपुर में हिंदू युवा वाहिनी है, उसके हिसाब से उनकी पॉलिटिक्स चलती है, जिस बात को लेकर कई बार संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से टकराहट की भी बातें आती रहती थी। लेकिन उस चुनाव में इनको हेलीकॉप्टर दिया गया, इनको घुमाना शुरू किया गया, वेस्टर्न यूपी वगैरह में खासतौर पे घुमाना शुरू किया गया। इधर ये ज़्यादा उस रूप में भूमि समझ में आ रही थी क्योंकि मुस्लिम अपेजमेंट की पॉलिटिक्स सपा की थी, तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ को उस रूप में चेहरा आगे करके बनाया गया। बाद में जब मुख्यमंत्री चुनने की बात थी तो 17 का वो चुनाव हुआ था सौरभ, बाद 2019 में फिर लोकसभा चुनाव में जाना था। वहाँ पर ये आइडिया गृहमंत्री अमित शाह को ये आया, तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एक हिंदू फेस अगर रहे, क्योंकि भगवा हैं योगी आदित्यनाथ, भगवाधारी, शाह जी का आइडिया था, ये उनका आइडिया था, जो बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते। और पीएम के हिसाब से आप समझें कि उस समय तक योगी आदित्यनाथ की जो लाइन थी पीएम के लिए बहुत आसान नाम नहीं था, क्योंकि वो सबका साथ, बड़ी हार्डलाइनर वाली छवि थी। हार्डलाइनर वाली छवि थी। तो अब पीएम का सीधे जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली उसके हिसाब से उनका ये कहना था कि भाई हमारा एजेंडा तो सबका साथ सबका विकास वाला है, अपेसमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन सबका साथ सबका विकास के लाइन पर ही कोई भी गवर्नमेंट चलेगी। उनको ये भरोसा दिलाया गया कि ये भी वैसे ही चलाएंगे। और जब गोरखपुर से वो दिल्ली आए थे मुख्यमंत्री चुने जाने से पहले, तो हमें पार्टी के नेताओं ने ये बताया कि वो यही एश्योरेंस देने आए थे कि जैसा प्रधानमंत्री जी की जो लाइन होगी उसी हिसाब से गवर्नेंस चलेगा। योगी जी ने परफॉर्म किया सौरभ किस रूप में कि एक तो ईमानदारी और परिश्रम, बहुत ज़्यादा परिश्रम में कोई मुकाबला नहीं, ईमानदारी बहुत अच्छी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सीधे एसेट रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने और अब फिर तीसरी बार उनके नेतृत्व में पार्टी सरकार में जा रही है। आज योगी आदित्यनाथ बीजेपी के, आरएसएस के इकोसिस्टम का कितना इंपॉर्टेंट नट बोल्ट है? निश्चित तौर पे यूपी के लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट नट इस रूप में आप समझ सकते हैं कि यूपी में जो बीजेपी जिस लाइन की पॉलिटिक्स करती है उसके सबसे बड़े चेहरे वो संगठन के कई लोगों के साथ कई सारी चीज़ें बार बार आपको कई बार सुनने को मिल आएगी कि ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर शीर्ष स्तर की अगर आप बात करें तो पीएम के साथ जब भी वो आते हैं और प्रधानमंत्री की जो लाइन रहती है उनमें से अधिकांश को वो फॉलो करते नजर आते हैं और उस रूप में निश्चित तौर पर एसेट हैं। और बीजेपी जैसी पार्टी सौरभ, और वो जो जैसी व्यवहारिक राजनीति करती है, कोई व्यक्ति अगर एसेट ना हो तो फिर उनकी भूमिका वो कहीं और तय कर देगी। तो वो अगर उस रूप में देर नहीं लगती उनको, उसमें उनको देर नहीं लगेगी। तो उस रूप में अगर वो चलाया जा रहा है तो निश्चित तौर पे पार्टी भी समझ रही है कि हाँ, मेहनत, ईमानदारी, एक बड़ा ब्रांड। और यही नहीं सौरभ, यूपी तो छोड़ दीजिए, बाकी दूसरे राज्यों में भी अगर कैंपेन के लिए पार्टी भेज रही है अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ, तो समझ रही है ना पार्टी का ये एसेट है। इसमें आप इसको इस बात से भी समझ सकते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश जो है
वो उसका भारत की जीडीपी में जिन राज्यों का योगदान है, अगर हम क्रमवार देखें तो इस वक्त नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश आता है, जो कि एक वक्त बॉटम पिट में हुआ करता था। बिल्कुल। वो और आज आमतौर पर लोग सिर्फ ये समझेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले को लेकर या नहीं, बिल्कुल हिंदुत्व को लेकर, गवर्नेंस का भी मसला अगर आप उठा के देखें तो अच्छा है। देश की कुल जीडीपी में शेयर महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा है 45.3%। उसके बाद तमिलनाडु आता है जिसका शेयर है 31.2%, और फिर उत्तर प्रदेश है जिसका शेयर है 29.8%। कौन सोच सकता था? प्राइम मिनिस्टर की कंस्टिट्यूंसी जिस राज्य में हो, बनारस, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना फोकस का चीज रहेगा। और यूपी का कायाकल्प एक तरह से पीएम मोदी ने कराया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर लें तो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कराने की बात कर लें तो, या जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर यूपी को जो जाना जाता था, अयोध्या, काशी, ये सारी पीएम की देन। मैं अब बाकी इस पोस्टर से जो चेहरा उठा रहा हूं, जिस पर आपसे बात करना चाहता हूं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं ये आदमी, और इनकी पॉलिटिकल जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब, पुष्कर सिंह धामी। याद कीजिए, उत्तराखंड किस बात के लिए जाना जाता था? 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। उसके बाद एक फेज आया जब भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री साल 2 साल नहीं चला पा रही थी, एक बार में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, एक 5 साल पूरे भी नहीं हुए थे अभी। और फिर आखिर में एक युवा चेहरे पे नाम दाव लगाया गया, पुष्कर सिंह धामी। कोई नहीं जानता था उनको, कोई नहीं जानता था उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। जिन 5 साल में आपने 4 बार मुख्यमंत्री बदला हो, वो उनको चुनाव में जाते हुए कैंपेन दी गई, और वो उन्होंने आपको चुनाव जिता दिया, और फिर वो अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 2 बातों को, जो उस वक्त के नैरेटिव थे उसको उन्होंने हटाया। पहला कि यहाँ बीजेपी के पास लीडर नहीं है, और दूसरा कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। अब उस दौर की बात करें सौरभ, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत, जो अपने ऐसे ऐसे बयान देना शुरू किया उन्होंने कि फिर उनको भी एकदम से हटाना ही था। उसके बाद पीएम की तरफ से ये पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया गया है कि अब इस राज्य को पूर्व मुख्यमंत्रियों का क्लब नहीं बनाना है। इस टर्म का यूज़ किया गया था, जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिली। तो आप यूथ लीडर चुने, 3 ऑप्शन उनके सामने दिए गए, और न सिर्फ ऑप्शन दिए गए सौरभ, बल्कि आप समझिए कि किस स्टाइल में जो आधुनिक दौर की राजनीति को जैसे करना चाहिए उस हिसाब से पीएम ने कराया कि उन तीनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया, बाकायदा वो मिले, उनके एक तरह से इंटरव्यू हुआ, उनकी समझ देखी गई, बातचीत, इन सारी चीज़ों को जानकर। और पीएम उन तीनों नाम में से किसी को नहीं जानते थे उस रूप में। उन तीनों को बुलाकर मिलकर सब करने के बाद पीएम का ये था कि पुष्कर सिंह धामी को कमान दी जानी चाहिए। उनके अलावा 2 नाम और थे, और जैसे इनको कमान दी गई तो उसके बाद पीएम ने बताया कि 2 नाम आप कभी बताएंगे अपने जीवन में? हाँ, अभी बता सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो उन 2 नामों के अलावा एक नाम था, और इनका चयन किया गया सौरभ। धन सिंह रावत और रितु खंडूरी, ये 2 नाम उसमें थे। पुष्कर सिंह धामी को उन दोनों के सामने आप बैठा कर देखें तो समझ में भी आएगा कि इनकी समझ उस हिसाब से, क्योंकि स्टूडेंट की यूथ पॉलिटिक्स इन्होंने की, एक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है, हंसमुख मिलनसार, जो ऐसे नहीं कहते हैं, जो कार्यकर्ताओं सौम्य से लगते हैं, बहुत सौम्य, और कार्यकर्ताओं के साथ खूब मिल लें, सबके साथ अच्छे से ट्यूनिंग रखें, कोई एरोगेंस ना दिखाएं, इस तरह का व्यक्तित्व है। उन सारी चीज़ों के बाद पीएम ने उनको ये समझाया कि गवर्नेंस कैसे करना है, क्योंकि समय बहुत कम था और सीधे सीधे इलेक्शन में जाना था। उसमें एक बड़ी चीज़ ये रहती है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में दुर्गम इलाका है, आपको बहुत ट्रैवल करना होगा, दौड़ भाग बहुत करनी होगी, और तब फिर आप कार्यकर्ताओं के अंदर जो निराशा आ गई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौर की, उस निराशा को आप दूर कर पाए। दूसरा, तीरथ सिंह रावत जैसी कोई ऐसी उटपटांग बयानबाजी ना हो जैसा वो कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर ऑलरेडी इनकी खूबियाँ थी कि ये सब चीज़ ये नहीं कर सकते थे। अच्छा सौरभ, इन्होंने परफॉर्म किया, खूब मेहनत किया, रिजल्ट मिला, अपना विधानसभा चुनाव हारे। हारने के पीछे वजह ये समझ में आ रही थी कि पार्टी का एक भीतरघात भी था। लोगों को ये लग रहा था कि अभी मुख्यमंत्री बना दिया गया है, अगर फिर ये जीत गया तो इसको ही मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो इनकी कंस्टिट्यूंसी में कुछ खेल वेल होने की भी बात आई। इन्होंने बहुत ज़्यादा शायद अपनी कंस्टिट्यूंसी पर ध्यान भी ना दिया हो। लेकिन जैसे पार्टी की जीत हुई और पीएम सिंह की बात हुई, और वहाँ के बाद अब पार्टी में ये चलने लगा था कि अब कौन मुख्यमंत्री, क्योंकि ये तो चुनाव हार गए हैं। शीर्ष स्तर पर सौरभ, मैंने किसी भी दिन कभी भी ये नहीं सुना कि वहाँ पर कोई रीथिंक है। उस कॉरिडोर से मुझे कभी भी बीजेपी के टॉप लीडरशिप, बीजेपी मुख्यालय से मुझे कोई और नाम को लेकर चर्चा भी सुनने को नहीं मिलता। वहाँ से एकदम से ये इंडिकेशन यही आ रहा था कि पुष्कर सिंह धामी ही होंगे, क्योंकि चुनाव उन्होंने जिताया और दोबारा भले ही अपनी सीट वो हारे। और ये सोचिए कि पीएम के लिहाज से कि ये कितना बड़ा फैसला था। वो चाहते तो किसी और को भी बना सकते थे। कांग्रेस होती तो ये काम कभी होता ही नहीं, निश्चित तौर पे नहीं होता। और बीजेपी के दौर में भी
जीते हुए को छोड़कर एक हारे हुए को बनाना, उसमें पीएम का अपना स्टेक भी तो दांव पे लग रहा था ना। तो इस तरह के व्यक्ति को मैं फिर दोबारा मौका दे रहा हूँ, तो पीएम ने उस काम को किया और एक बहुत बोल्ड फैसला था पीएम का। उस बोल्ड फैसलों को इन्होंने जस्टिफाई किया। पहले उपचुनाव हुआ तो 93% के आसपास वोट, और आप देखें तो एकदम से वहाँ पे पार्टी को जो भी फीडबैक वहाँ से आ रहा है उत्तराखंड से, बहुत पॉजिटिव। इनका इलेक्शन अगले साल है यूपी के साथ। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ कि अगले इलेक्शन को लेकर जो भी फीडबैक आ रहा है पार्टी के पास, अच्छा आ रहा है। वो बहुत अच्छा आ रहा है पार्टी के टॉप लीडरशिप के पास कि इनके नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव लड़ेगी, और पार्टी को ये भरोसा है कि तीसरी बार उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आएगी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि चमत्कारिक बात है कि पहाड़ के ट्रेंड को देखते हुए। बिल्कुल, बहुत चमत्कारिक बात है। देखिए ना, फडणवीस जी ने 2 चुनाव जितवाए, पहला उनको बनाया गया, उसके बाद 2 इलेक्शन उनकी लीडरशिप में पार्टी जीती है। योगी आदित्यनाथ अपॉइंट किए गए, उसके बाद अगले इलेक्शन उनकी लीडरशिप में गया, उसमें उन्होंने जीता। हेमंता विश्व शर्मा, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी के लिए ये व्यक्ति जितने इम्पॉर्टेंट हैं, लोगों को अभी वो शायद उसकी गंभीरता शायद लोग समझ नहीं रहे कि ये व्यक्ति कितना मायने रखता है इस वक्त बीजेपी के इकोसिस्टम के लिए। और एक चीज़ तो सौरभ कि वो कितना मायने रखते हैं उत्तराखंड नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से, पूरा नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ आसाम नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट। और दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से अपने आप को उन्होंने बीजेपी की रीति नीति में ढाला, वो भी एक चमत्कार ही है। पहले शुरुआत में एक बात बता दीजिए, इनके किसी भी कंडक्ट से इनके ऊपर चार्जेस जो भी लगते हैं, कांग्रेस ने बहुत इस चुनाव में करप्शन के चार्जेस और बहुत कुछ करने की कोशिश की, जिस तरीके के बयान वो देते हैं, कभी बीजेपी की लीडरशिप नाराज भी नहीं तो असहज होती है कभी? देखिए, पहली चीज़ तो उनको अगर देख लें कि जिस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती थी, अगर कुछ ऑथेंटिक हो तो पार्टी उसको कंसीडर भी करेगी। अब भेग में आके कुछ बोल देना कि 52,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, कौन से 52,000 करोड़ रुपये, किस योजना के तहत, क्या कि स्कैम हुआ, कुछ तो कंक्रीट रहे तब पार्टी उस पर विचार भी करेगी। तो वो चीज़ें तो बिल्कुल नहीं थी। दूसरी चीज़ कि बयानों को लेकर कुछ उदाहरण जरूर ऐसे रहे जब पार्टी की तरफ से ये समझा जा सकता है कि भले ही सार्वजनिक तौर पर उस बात को नहीं कहा गया, लेकिन पार्टी की तरफ से निर्देश गया होगा। जैसे पिछले इलेक्शन में आपने देखा कि वो जो बीजेपी के सोशल मीडिया टीम की तरफ से आसाम में जो एक वीडियो जारी हो गया था, एक आध ये छोटी छोटी चीज़ें, और जिस तरीके से वो कई बार बोल जाते हैं, क्योंकि बहुत ईमानदार साफ दिल नेता जैसे होते हैं ना, उनसे बातचीत कीजिए सौरभ, तो आपको एकदम से समझ में आएगा कि जिस प्रकार की वो पॉलिटिक्स करते हैं, उनके वाणी और उनके व्यवहार में वो चीज़ है ही नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। जो दिल में आता है उस बात को बोलते हैं। मतलब अगर ऑफ रिकॉर्ड खबर लेना हो सौरभ, तो एक ड्रीम लीडर जैसा होता है ना जर्नलिस्ट के लिए, सब बता देते हैं, सब आराम से बता देंगे, आपको समझा देंगे। जो नहीं बताना होगा बोल देंगे नहीं ये मैं नहीं बता सकता। नहीं, तो जो ये बोलते हैं, जो पब्लिक में जो बयान देते हैं, स्पेशली इलेक्शंस में जो भी बातें करते हैं, सो वो अंदर से आ रहा है, पूरी तरह से वो महसूस करते हैं। और अगर असम के डेमोग्राफी को और सारी चीज़ों को ग्राउंड पर जाकर वहाँ महसूस करें, वहाँ के लोगों से बातचीत करें, तो आपको एक समझ में आएगा कि इस जगह पर इस तरह के नेता के अंदर अगर ये समझ है तो बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। लोग इस बात को महसूस करते हैं वहाँ पर। नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ पर अगर उस तरह की आबादी जो है, असम के मूल असम वाले जो लोग हैं या जो बीजेपी माइंडेड है, वो सारी चीज़ों को पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर तो देखते ही नहीं है। उनके लिए ये एजेंडा है, ये विषय है कि घुसपैठी इतने आ गए, डेमोग्राफी खराब हो रही है, हमें ये चैलेंजेस आ रहा है। तो उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है सौरभ कि इलेक्शन जीतने के लिए उस काम को ये कर रहे हैं। भाई सोचिए ना कि आसाम में पहले कितनी मुस्लिम आबादी थी, आज 40% अगर हो गई है, तो वहाँ के लोगों को ये कैसे नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये पार्टी बिल्कुल सेम पेज पे, जो भी कुछ वहाँ ये बोलते हैं या करते हैं, एसेट हैं बिल्कुल। अब कुछ उस तरह की बातों को बोल जाना, ये बीजेपी का टॉप लीडरशिप बिल्कुल भी, चले वो फिर अलग भी बात, वो नहीं रहता, बट ओवरऑल एकदम से एसेट हैं। और जैसे कि पहले मैंने आपको सौरभ कहा था, उन्होंने भी जैसे अपने आप को बीजेपी के सिस्टम में ढाला, जैसे इस इलेक्शन में 89 कैंडिडेट में से 87 उनकी पसंद के थे। ठीक, पार्टी को ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई जीत का। वो चाहते तो बहुत आसानी से अड़ सकते थे कि ये मंत्री बनेंगे और आज ही पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन उन्होंने बहुत विनम्रता के साथ पार्टी के नेताओं से पूछा क्या करना है। पार्टी की तरफ से ये बताया गया कि आप इस तरह का पैनल बना के दे दें, फिर यहाँ से बताया जाएगा। पिछले दिनों दिल्ली आए, बना के दे दिए, चले गए। जब ये कांग्रेस से बीजेपी में आए, जब बीजेपी ने इनको लिया, इनफैक्ट क्या ये अंडरस्टैंडिंग तब से थी कि ये होंगे हमारे लीडर? पहली बात ये कि ये हेमंत विश्व शर्मा भी नहीं जानते थे कि हमको ये होगा, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो बहुत बेचैन थे। और जब उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनको लगता शायद उस वक्त नहीं, सर्बानंद सोनोवाल ऑलरेडी थे और उसमें कोई मतलब इफ बट होना नहीं था। वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एकदम उतावले थे, बहुत उन्होंने कोशिश की, लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिला, और उनको उनसे जुड़े हुए लोग और से जब वो बात कर रहे थे तो उनको थोड़ी मायूसी हुई।
और फिर यहाँ से लेकिन कहा गया, पीएम का जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिली कि पीएम ने इस बात को कहा था कि इनकी उपयोगिता असम और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचिए लीडरशिप क्या होती वहीं है। आगे कि इनको भी इनकी भी खूबी मोदी जी ने ही पहचानी। सोचिए तो आज ये इतने में से एक सांसद होते। एक सांसद होते हैं, असम के एक सांसद की तरह रहते हैं और केंद्र में एक मंत्री होते हैं। लेकिन आप सोचिए किस लेवल का विजन कि एक व्यक्ति वहाँ से आया हुआ है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ललायित है, इनको पता है कि बहुत आसानी से चुनाव जीतेगा, लेकिन उसको रोक करके कि नहीं आपका काम। तो ये तो इनको किसी ज्योतिषी को दिखाना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये था जब तुम्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला, नहीं दिया गया। और टिकट जब नहीं दिया गया तो वो दुखी थे उस दिन। और फिर उनको कहा गया, अमित शाह जी ने उनको समझाया कोई बात नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन ये तो बताने जानने लायक कहानी थी। तो ये है हेमंत बिस्वा शर्मा। आप देखिए ना हम क्या बात कर रहे हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा सर एक चीज़ और बता दूं, जैसे वो डिलीवर करते हैं ना, जिस तरह से गवर्नेंस चलाते हैं, पीएम मोदी और अमित शाह गदगद रहते हैं। पता है मेहनत 18, 19, 20 घंटा। मैं आपको बताऊं, मुझे पहली बार ये एहसास कब हुआ, क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को शायद उतना फॉलो नहीं करते। पहले वही बताता हूँ। बिल्कुल वो एक जर्नलिस्ट मिली और आदमी मिले उनसे, और वो मुझे बात करने से लग रहा था कि ये जो जिस एक्सट्रीम हिंदुत्व और उसकी बात ये करते हैं वो लाइक नहीं करती, बस नहीं कर रही थी वो उनको, और वो असम से आती थी। और उन्होंने कहा अब कि चुनाव के बीच में कि मैं तो ये नहीं समझ नहीं पाती कि इनको ये सब करने की ज़रूरत क्या है, वो वैसे ही बहुत पॉपुलर है। जो आदमी, आप समझिए ना कि जो जिसकी पॉलिटिकल पिच से, विचारधारा से जो आदमी असहज हो, वो ये कहे कि ये सब क्यों बोल रहे हैं, तुम ऑलरेडी वेरी पॉपुलर और तुम जीत जाओगे चुनाव। मैंने पूछा क्यों जीत जाएंगे ये? हमें तो ये लग रहा था कि ये ध्रुवीकरण से जीतते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वहां उन्होंने काम बहुत किया है, लोग उनको काम के लिए पसंद करते हैं, काम के लिए वोट देते हैं। और काम करने का सिस्टम इनका इतना जबरदस्त है ना कि एक एक अधिकारी इनके टिप पर रहेगा और सीधे टास्क देते हैं और रिजल्ट चाहिए। और रात में अगर 2 बजे 3 बजे भी सौरभ प्रतिदिन कोई भी संपर्क करना चाहे उनके सिस्टम का व्यक्ति या हम जैसे लोग जर्नलिस्ट, कोई नेता, ऑफिसर, तुरंत रिस्पॉन्ड होता है। और फिर सुबह 7 बजे के बाद इनका काम। तो देखिए देवेंद्र फडणवीस, अब महाराष्ट्र जैसा क्रूशल स्टेट, आपका भारत का आर्थिक हब, योगी आदित्यनाथ भारत का सबसे बड़ा स्टेट, 80 लोकसभा सीटें, हेमंत बिस्वा शर्मा पूरा नॉर्थ ईस्ट व्यक्ति जो है वो जो देख रहे हैं, उत्तराखंड वो भी एक लैब जैसा है जहां पर एक ट्रेंड को तोड़ने वाला वो काम उन्होंने किया। मैं बिहार की बात कर लेता हूं। बिहार में सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनने का मतलब, मैं अभी भी ऐसे बहुत सारे सीनियर लोगों को सुनता हूं जो ये कहते हैं, जो अभी कन्विंस्ड नहीं है कि बीजेपी को बिहार में उसका नेता मिल गया है। वो कहते हैं कि नहीं, शायद इनके बाद जो आएगा वो असली वारिस होगा बीजेपी का बिहार का। आपकी क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सम्राट चौधरी लंबे समय के लिए अपने आए हुए हैं। मैं भी वही कहूँ, बहुत से लोग, आप भी उनमें से हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसमें एकदम ब्रह्म की सम्राट चौधरी की जो राजनीति है वो लंबा चलने वाली है। अच्छा, लंबा चलेगी? लंबा चलेगी, हाँ। और जिस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को, जो उनकी अपनी राजनीतिक समझ है, एक तो वेल ट्रेन होकर आए हैं, वो बहुत कम उम्र में पॉलिटिक्स में आ गए थे, पक्के नेता जानते हैं, पूरा मजे हुए पक्के नेता। व्यवहार पे बहुत नियंत्रण, लोगों को साधना आता है, उनको लोगों को साथ लेकर चलना आता है। वो सब कोई ईगो, ज़बरदस्ती का ईगो भिड़ा रहे हैं या कोई एरोगेंस दिखा रहे हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करते। डिसीजन जो लेना हो, जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत क्विक डिसीजन लेना, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। चैलेंज जो इनके सामने है, अब जैसे बीजेपी के हिसाब से आप सोचिए, पीएम मोदी के दौर की बीजेपी के लिहाज से कितना बोल्ड फैसला था कि बिहार जैसे स्टेट में, जहाँ पर ऑलरेडी आपके पास बहुत इस्टेब्लिश लीडर हैं, वहाँ उन सबको दरकिनार करके उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए। पहला मुख्यमंत्री आप बना रहे हो, जो कि 7 साल 8 साल पहले ही पार्टी में आया हुआ है, अलग अलग दलों से घूमते हुए आया हुआ है, उसको बना देना ये अपने आप में बहुत बोल्ड फैसला था। लेकिन ये जो व्यवहारिक राजनीति ये लोग करते हैं ना, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये सारे रिजल्ट, ये इस तरह की चीज़ें उसकी देन है। हेमंत बिस्वा शर्मा, आपको पहले पता था कि ये आदमी बहुत करिश्माई है और ये आदमी बहुत रिसोर्सफुल है, ये आदमी बहुत वेल नेटवर्क्ड है, ये सब बातें उनके बात बताती, तब उनको वो होल्ड दिया गया। हाँ, और वो भी सौरभ उस स्टेट में जहां पर बीजेपी कोई, जैसे सर्बानंद सोनोवाल भी एजीपी से आए हुए थे, ऐसा नहीं था कि हार्डकोर आपकी विचारधारा। मैं कह रहा हूं कि वो तो एक आदमी में आपको जो पोटेंशियल दूर से दिख रहा था ना, वो तो हेमंत बिस्वा शर्मा वो थे, वो एक स्पार्क दिख रहा था, दे दिया आपको, समझ में आता है। इनके केस में ऐसी क्या चीज है सम्राट चौधरी जैसे लिया जो गया था, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि कास्ट, उस कास्ट में बीजेपी को ये समझ में आ रहा था कि आगे हमारे पास अपना जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक के अलावा कोयरी कुर्मी, इस तरह का जो वोट बैंक है, उसके लिए हमें एक अच्छा लीडर चाहिए। तो इनकी बीजेपी में एंट्री उस रूप में हुई थी।
वहाँ बीजेपी में आने के बाद फिर जब इनको टास्क दिया जाने लगा, ये अब तुरंत तुरंत परफॉर्म करने लगे, पोटेंशियल दिखा। कुछ बैठकों में ही बीजेपी के बड़े नेता, तो अगर गृहमंत्री अमित शाह की बात करें तो वो एक मुलाकात में आदमी को पूरा आंक लेते हैं कि इसके अंदर ये घोड़ा है या गधा है, ये कितनी तेज़ दौड़ सकता है नहीं। शुरू में इन्होंने आका और उसका आप देखें कि 2 साल के अंदर इनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। तब भी बहुत लोगों को हैरानी हो रही थी कि बीजेपी जैसा संगठन, प्रदेश का अध्यक्ष का मतलब होता है कि आपके विचारधारा का है, तो वो कमान आमतौर पर बीजेपी दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति को देना पसंद नहीं करती, शासन में भले ही दे दे, लेकिन उस चीज़ को दिया गया क्योंकि वो देख लिया गया कि हाँ इनके अंदर ये पोटेंशियल है, इनको ग्रूम करके पूरी तरीके से उसमें ढल किया चुके था। इन्होंने अपने आप को इतने सफाई के साथ साधा। सौरभ, बिहार बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता, अधिकांश से अगर आप पूछेंगे, अधिकांश जब मैं कह रहा हूँ तो अधिकांश मतलब अधिकांश वो सब यही कहेंगे कि सम्राट जी बहुत अच्छे, सम्राट जी बहुत अच्छे। तो ये इनकी काबिलियत कितने अच्छे होंगे ये नहीं पता, ज़्यादा काबिलियत इस बात की होगी कि सबको आपने साधा। राजनीति की जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि आप इतने धड़ों में बढ़ जाइए, खासतौर पे तब जब दूसरे दल से आए हुए हैं, तो ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उस काम को इन्होंने बहुत व्यवहारिक तौर पे समझा और उसका नतीजा सामने बीजेपी इनको आने वाले लंबे वक्त तक अपना भविष्य का नेता हाँ, उसमें कोई भ्रम ही मत रखिए, उस रूप में एकदम से रखा जाएगा। और इस बार भी अगर आप सौरभ देखें कि एक धड़ा ये जरूर था जो इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहा था कि क्यों दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। चैलेंज इनके सामने एक बड़ा ये रहेगा कि जेडीयू को साथ लेकर चलते हुए जेडीयू को कैसे खत्म कर दें, और खास तौर पे गवर्नेंस में जेडीयू के जो बड़े नेता हैं जेडीयू को साथ लेके चलते हुए जेडीयू को खत्म कर दे। हाँ, वो बीजेपी का फिर अपने दम पे करने का तो रहेगा नहीं कि उनको तो भी पता है कि भाई नीतीश जी के बाद एक दिन हमारी अपनी केवल अपनी करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है। नीतीश जी के बाद आप देखें निशान पता नहीं कितना परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, तो वो तो बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाएगी अपने गवर्नेंस को लेके। वो जैसे जो नेता है वहाँ पर जेडीयू के बड़े नेता लाइक जैसे ललन सिंह और इस तरह के जो नेता हैं, इन लोगों का प्रभाव शासन में पहले तो होता था जेडीयू की तरफ से, खासतौर पे पिछले 1.5-2 सालों में। क्या रिपोर्ट आती है आजकल? अभी उसमें ये देखना होगा कि अभी तो थोड़ा बहुत आ रहा है कि उन लोगों के लाइकिंग डिसलाइकिंग चल रहा है, लेकिन ये सम्राट चौधरी बहुत ज़्यादा दिन चाहेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा दिन वो चलने नहीं देंगे और वो ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन इनमें वो है, जैसे इस फडणवीस जी के लिए बात मशहूर है कि इनको अपने राइवल्स को सेट करना आता है। वो फडणवीस जी के बाद हम लोग पहले भी एक बार बात किए थे ना कि सारे मंत्रालय के अलावा एक निपटाना मंत्रालय वो रखते हैं कि लोगों को निपटाना कैसा है, इसमें उनका पीएचडी है एकदम। इनमें है वो अभी प्रूफ होना बाकी है। इनके हिसाब से आप देखें तो प्रूफ होना बाकी है कि क्या इस काम को कर पाते हैं। जैसे चैलेंज के हिसाब से, इनके चैलेंज के हिसाब से आप देखें सौरभ, तो इनको बीजेपी से चैलेंज नहीं मिला है, इनके हिसाब से चैलेंज वही है। अब आइए बात करते हैं अभी इस वक्त जो सबसे चमकते हुए सितारे हैं, द लेटेस्ट स्टार दैट हैज बीन बॉर्न, पॉलिटिकल स्टार शुभेंदु अधिकारी। अब शुभेंदु अधिकारी का केस कुछ हेमंता विश्व शर्मा जैसा है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के कंडक्ट में एक वो आप क्या कहें, वो एक खरापन सा दिखाई देता है, जैसे आप कह रहे थे ना, अंदर क्या बाहर क्या, वो उनके केस के अंदर भी दिखाई देता है। हाँ, वो बहुत एक मैनिपुलेटिव लीडर के तौर पे वो नहीं है। उनका व्यक्तित्व एकदम ऐसा है कि जो सोचते हैं वो बोलते हैं, वही करते हैं। यही बात उनको खराब भी लगी थी, जैसे मतलब जब खराब लगी तो उन्होंने एक्सप्रेस किया टीएमसी में जब वो थे तो, कि अभिषेक बनर्जी आए और एक बार उन लोगों का एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें उनको मंच पर भी नहीं चढ़ने दिया, यूथ विंग का कार्यक्रम, यूथ विंग के कार्यक्रम में। तो सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सप्रेस किया। फिर अच्छा, ममता बनर्जी को सीएम बनाने में भी उनका बहुत अलग अहम रोल था। भाई नंदीग्राम उन्हीं के इलाका है, वहाँ पर उन्होंने आंदोलन कराया था और यूथ को कहा यह जाता था कि टीएमसी वही चलाते हैं। निश्चित तौर पर वो मान रहे होंगे कि उस समय कि ममता बनर्जी जब नहीं रहेंगी तो फिर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। जब उधर नहीं हुआ तो बीजेपी को एक ऐसे नेता की जरूरत थी। बीजेपी के पास अपनी विचारधारा के नेता हुआ थे, लेकिन वो एक हार्डकोर फाइटर लीडर जो टीएमसी के हर इन एंड आउट को जानता हो, ममता बनर्जी का हर मूव उसको वो जानता हो, टीएमसी के पूरे ढांचे को, पूरे नेताओं को जानता हो, जिससे वो काउंटर कर सके। वहां सिर्फ एक अच्छा बीजेपी का नेता होना जरूरी नहीं था, टीएमसी को जानने वाला नेता होना जरूरी, वो जरूरी था, और उसके अंदर इतनी काबिलियत हो कि उनसे उलझ सके और उनको न्यूट्रलाइज कर सके। क्योंकि बीजेपी वहां पर टीएमसी पार्टी से नहीं लड़ रही थी, बीजेपी वहां पर टीएमसी के सिस्टम से चुनाव लड़ रही थी, और टीएमसी का सिस्टम इस तरह से किलेबंदी करके था कि उस किलेबंदी को तोड़ने के लिए बीजेपी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि कोई वैसा यूथ लीडर हो जो पश्चिम बंगाल के किसी भी ज़िले में, और किस रूप में थोड़ा सा और अगर इलेबोरेट करके समझें कि मान लीजिए किसी ब्लॉक में, किसी ज़िले में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के टीएमसी के कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हो जाए। अब पुलिस तो उस समय टीएमसी की सरकार थी, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की सुनेगी। तो स्टेट का एक लीडर ऐसा होना चाहिए कि जो स्पॉट पे जाए, अपने कार्यकर्ताओं को हौसला दे,
उनको ये दे कि अगर आपको दबाया जा रहा है तो आपको दबने की जरूरत नहीं है, फिर पुलिस अधिकारी के सामने जाए, जिससे उन कार्यकर्ताओं को ये भरोसा हो अगली बार लड़ाई करने में, उलझने में या जो कुछ भी करना हो कि हमारे पीछे कोई है। अब बार बार गृह मंत्री अमित शाह तो इस चीज़ के लिए नहीं जा सकते थे। जैसे एक चीज़ आपको बहुत चुनाव से पहले कुछ लोगों ने कहा होगा, राजनीतिक विश्लेषकों ने, कि पिछले चुनाव के बाद वायलेंस हुआ और बीजेपी ने अपने नेताओं को, अपने लोगों को वहाँ छोड़ दिया। हाँ, वो बहुत कहता है कि हाँ वो लोग तो जो है सीआरपीएफ के घेरे में घूमते थे और उन कार्यकर्ता पिटते रहते छोड़ दिया गया था। उसके पीछे वजह ही सौरभ ये थी कि जब बीजेपी के लोग बार बार वहाँ आना शुरू हुए दिल्ली, तो यहाँ से उनको यही कहा गया था कि अल्टीमेटली ग्राउंड पर आपको ही खड़ा होना है और आपको अंदर वो मजबूती होनी चाहिए। दिल्ली से कैसे किसी काम को किया जा सकता है जब रिजल्ट आपको ग्राउंड पे बदलना है। सरकार वहाँ ममता की है, सरकार वहां पर ममता की है, और यहाँ पर केंद्र की सरकार क्या कर लेगी? तो जब तक आप मजबूती से नहीं लड़ेंगे, और ममता अगर लेडी होकर लड़ ली लेफ्ट के साथ, नहीं उसमें चलता था ना कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, इतने खराब हालात हैं, ये सोल्यूशन दिया जाता है। हाँ, लेकिन वो सिर्फ कहने की बात होती थी, किसी भी लेवल पर कभी वो नहीं समझ में आया कि हाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राष्ट्रपति शासन आप लगाएंगे, किस आधार पर लगाएंगे, फिर कोर्ट में मामला जाएगा, तमाम चीजें थी। तो वहां पर शुभेंदु के अंदर वो मादा दिखा कि लड़ने में, जैसे यही काम सौरभ, आपके जो नेमसेक हैं सौरभ गांगुली, आज भी बात हो रही थी बंगाल के कुछ विधायकों के साथ, तो वो ये कह रहे थे कि अगर उस समय सौरभ गांगुली ने ये मादा दिखाया होता, अमित शाह जी उनके यहाँ चल कर गए थे, तो आज वो मुख्यमंत्री बने होते। बताइए, बंगाल के मुख्यमंत्री कौन? सौरभ गांगुली। अभी वो आज बीजेपी वालों को मालाएं पहना रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें उतना फाइट करना था, वो ट्रेन उन्होंने मिस कर लिया। बातों बातों में पता नहीं लगा। देखिए देवेंद्र जी, वीडियो बहुत लंबा बन गया है ये लेकिन अब अंतिम में उस नाम पर आ जाते हैं, अमित शाह। अमित शाह जैसे फिल्म में डायलॉग था, अमित शाह नाम ही काफ़ी है। हाँ, बस नाम ही काफ़ी है। बंगाल की जीत अमित शाह की जीत है, और ऐसी बीजेपी की बहुत सारी जीत है जिनको आप कह सकते हैं कि ये अमित शाह की जीत है। उसमें आप बंगाल का, उसमें आप उत्तर प्रदेश का इलेक्शन था, जो पहला इलेक्शन था, उसको भी कह सकते हैं कि वो अमित शाह की जीत थी। सो ये तो सब बीजेपी के धुरंधर, बीजेपी के योद्धा। अमित शाह सबसे खास क्यों है? अमित शाह को लेकर अगर आप देखें से ना सौरभ, तो पीएम को जो ग्राउंड पे कराने के लिए, डिलीवर कराने के लिए जो चीज़ चाहिए, वो अमित शाह अपने आप में संपूर्ण है। पीएम एक कंसेप्ट देंगे, एक टास्क देंगे, उसको कैसे कराना, किन लोगों से कराना, किस योजना के तहत कराना, इन सारी चीज़ों के बाद फिर पीएम को उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और अगर उनको 10 टास्क दिया जाएगा सौरभ, तो तय मानिए कि 8 से 9 पे वो डिलीवर करके देने का मादा रखते हैं। और जो मिस भी अगर होगा, कुछ कमी रह गई, तो उनको वो पता रहेगा कि हाँ यहाँ ये गड़बड़ी। प्रधानमंत्री को ये नहीं पूछना पड़ता कि कैसे करोगे तुम। हाँ, और उसमें छोटी छोटी चीज़ पे लेके बता रहे हैं, लगातार उसमें इन्वॉल्व, ये करने की ज़रूरत नहीं। आपने उनको टास्क दिया और निश्चिंत रहिए कि वो उसको जितना ग्रेसफुली हैंडल करना हो, जितने जुझारूपन से हैंडल करना हो, जिस चतुराई के साथ हैंडल करना हो, जिस रणनीति के साथ हैंडल करना हो, वो सारा अपने साथ वो लेकर आते हैं। और अमित शाह जी की खासियत, सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो गजब के लिसनर, हार्ड वर्कर और ग्राउंड पे पल्स समझ वाले व्यक्ति हैं। जैसे उनके मेहनत के हिसाब से, जबकि उनको कुछ समस्याएं डायबिटीज़ वगैरह इस तरह की रही हैं पहले, लेकिन आज के दिनों में तो अपने आप को उन्होंने गजब का फिट भी किया है। इतना वेट कम किया कि पूछिए मत। 2-2 घंटे एक्सरसाइज और योगा करते हैं पर डे। सबके बाद भी सौरभ, मेहनत करने के मामले में उनका भी अगर आप आवर्स देखेंगे ना, तो 18-19 घंटा जाता है पर डे का। अच्छा। और जिस विषय में, चाहे वो गवर्नेंस का विषय हो या फिर पॉलिटिकल इशू हो, उसके तह तक जाना उनकी आदत रहती। सुनते ज़रूर हैं। जैसे किसी भी स्टेट में गए तो वहाँ पर जितने चैनल्स के मार्फत, चैनल्स इन द सेंस कि सिस्टम के मार्फत, चाहे वहाँ के कोई एजुकेशनिस्ट हों, कोई और सोशल वर्कर हों, कोई जर्नलिस्ट हों, कोई जो भी चीज़ हो सकता है, वहाँ से फीडबैक, सही आदमी चुन के उससे फीडबैक लेते रहते हैं। फिर उसको क्रॉस चेक करेंगे, फिर अपने सिस्टम के हिसाब से उसको देखेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अपनी खूबियों को जानना और अपनी कमज़ोरियों को समझना, ये दोनों बहुत बेहतर करते हैं अमित शाह जी, कि कहाँ हम क्या मजबूत हैं, कहाँ हमारी क्या कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को हमें दूर करने के लिए क्या करना है। जब जिस उन राज्यों में जहाँ बीजेपी के पास ऑलरेडी एक स्ट्रांग लीडर है, से महाराष्ट्र, से उत्तर प्रदेश, वहाँ जब सेंटर को या पार्टी को इन्वॉल्व होना पड़ता है किसी काम के लिए, तो अमित शाह जी को जब इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो वहाँ कभी कोई फ्रिक्शन होता है या वो वहाँ भी क्लियर है? देखिए, अगर स्ट्रांग वर्ड के हिसाब से अगर आप देखें ना, तो अमित शाह जी के सामने स्ट्रांग वर्ड एक ही है, वो प्रधानमंत्री मोदी। ओके। पूरे देश में वो लाइन एकदम से क्लियर है। इसके अलावा कहीं इन्होंने कुछ कह दिया तो बात सीधे ये समझ में आती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं, ओके, ये गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं। उसमें कोई भ्रम ही किसी भी लेवल पर नहीं है, ना संगठन के स्तर पर ना किसी भी चीज़ पर। दूसरी चीज़ की, अमित शाह ने वो चीज़ें अर्न की है। अर्न कैसे, मैं आपको बताऊंगी। जैसे यूपी में जब सपा बसपा गठबंधन हो गया था 19 वाले लोकसभा चुनाव में, यूपी बीजेपी के अच्छे सांसद और नेता सौरभ एकदम सख्ते में और डिप्रेशन में थे कि अब तो हम लोग गए।
वो लोग कहानी ये बताते थे कि यार एक बार ऐसे ही ये दोनों साथ आ गए थे, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, वो लोग इस बात को कहते थे। पहली बैठक गृहमंत्री अमित शाह ने, उस समय गृहमंत्री नहीं थे, मतलब अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पहली बैठक में उन्होंने इस बात को कहा यूपी को लेके कि हम लोग पिछली बार की तरह लगभग उतनी ही सीटें फिर से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये कॉन्फिडेंस जब अमित शाह देते हैं तो बीजेपी के ढांचे में सौरभ एक चीज़ बहुत इंजेक्टेड है कि पीएम आएंगे तो चुनाव जिता देंगे किसी भी टफ कंस्टिट्यूंसी में। इसलिए आप देखते होंगे पीएम के इतने कैंपेन लगते हैं, बहुत डिमांड ग्राउंड से इतना ज़्यादा होता है कि हाँ पीएम की रैली दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, टफ से टफ सीट पे उन लोगों को ये भरोसा रहता है कि वो आएंगे तो जिता देंगे, भले रिजल्ट वैसा हो या ना हो, लेकिन वो एक भरोसा है कि पीएम के आने के बाद आपके ग्राफ में बहुत इजाफा होता है। उस तरह से अमित शाह के केस में ये है कि अगर किसी बात को ये कह रहे हैं तो मान लो ऐसा होगा। अरे सुनते हैं अक्सर छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में सौरभ, छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेताओं को इन्होंने कहा था कि आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, यकीन कीजिए आप लोग चुनाव जीत रहे हैं। उनको यकीन नहीं था, उन लोगों को यकीन नहीं था, तो आप लोग लगेंगे तो सीटें ज्यादा आएंगी, चुनाव तो वैसे भी हम लोग जीत रहे हैं, सरकार हमारी बन रही है। ये आपने यूपी का भी उदाहरण दे दिया, ये उदाहरण बंगाल का दिया जाता है। एग्जैक्टली वही था। बंगाल के इलेक्शन में आप 4 महीने पहले किसको सौरभ समझ में आ रहा था कि क्या होना है? उनको ये पता था एकदम, किसी भी लेवल पर। जैसे एक जगह भी होता है ना कि अमित शाह थोड़ा दबाव में दिखे बंगाल के लेकर, एकदम क्लैरिटी थी कि जीत रहे हैं। देखिए धुरंधर इतने थे कि हमको 40 मिनट लग गए ये सारा कुछ आप तक पहुंचाने में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये सारी बातें जो देवेंद्र जी ने भी बताई हैं इनको कभी सुन लिया जाए तो ये आज की भारत की एक मतलब भारत का जो रूलिंग इस वक्त क्लास है बीजेपी का, उसको समझने में आप किसी को भी बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आपने इतनी इनसाइट्स दी, इतने एनेक्डोट्स बताए, हर लीडर का क्या मायने हैं, नरेंद्र मोदी ने कैसे उनको ग्रूम किया, कैसे पहचाना। तो ये वीडियो अंत तक आप लेकिन इसमें सर एक चीज़ और है कि जैसे अमित शाह जी केस की अगर आप बात करें ना तो हरि अनंत हरि कथा अनंत उस तरह वाला केस है। जी आप बिल्कुल, क्योंकि तब मौके नहीं तो बहुत लंबी बात उस पर, उन पर एक अलग से हम लोग वीडियो जो है वो कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो भी यहाँ तक पूरा वीडियो देख करके पहुँचे हैं, कि ये बातें जो हैं और भी लोग जान सकें, इतनी इंटरेस्टिंग बातें। आप भारत की खबर देख रहे थे, आज इतना ही।